बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ मदीहाल माज खान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, दाता साहब के उर्स का आज आखिरी रोज़ है और मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की शिरकत वहाँ पर हो रही है। उर्स के मौके पर लाहौर में आज मकामी छुट्टी भी है और लाखों अकीदतमंदों की मज़ार पर हमने देखा कि हाज़री भी इस वक्त हो रही है। कहीं ढोल की थाप पर धमाले हैं तो कहीं रक्स जारी है। इसके साथ साथ दूध की सबीलों पर भी रश है तो लंगर का भी ख़ास एहतमाम किया गया है। मनाज़िर न्यू की स्क्रीन पर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। फातह खानी और चादरों के चढ़ावे भी जारी हैं। उर्स तकरीबात का अख्ताम दुआ से होगा। हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता साहब के उर्स का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। किर्रत, नात और समाह की महफिल उरूज पर पहुँच चुकी है। हर कोई अपने अपने अंदाज में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करने में इस वक्त मसरूफ़ है। उर्स का अख्ताम ख़ुसूसी दुआ से होगा। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट से ज़ायरीन को गुजारा जा रहा है। पुलिस के साथ सादा लिबास एहलकार भी तैनात हैं। सेक्रेटरी औकाफ कहते हैं कि आज मस्जिद के हॉल में सूफिया कराम की तालीमात पर तकरीबात मुनक़िद होंगी। उर्स पर महफिल समा का इनेकाद भी किया जाएगा। दूध की सबीलों के लिए भी तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि आज मुल्क भर में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाया जा रहा है। मुल्क भर में इस हवाले से भी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए गए हैं, जबकि मुल्क के दीगर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस आज मुअत्तल रखी जाएगी। ताहम लाहौर में अगर बात करें तो लाहौर में इस वक्त मरकज़ी जुलूस जो है वो दहली दरवाजे से बरामद होगा और साथ ही साथ उसके ये जुलूस गामिशा करबला जाकर इख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में चहलुम शोहदाए करबला के जुलूसों के पेश नज़र आज आम तातील भी है। लाहौर में चहलुम शोहदाए करबला का मरकजी जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है, जो कि गामिशा करबला जाकर इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई है और लाहौर में भी बाज़ मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी जाएगी। छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो अपने मरकजी रास्तों से होते हुए जाकर इख्तिताम पजीर होंगे और आज मजालिस का भी खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हरासानी से परेशान खवातीन अपनी हिफाजत के लिए इन तरीकों पर अमल करें। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ी तब्दीलियां, अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी लीक। और आपको बताएंगे हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जिंदगी के वो वाकया जो आपका ईमान ताज़ा कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का ये रहा है, जहां बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सबको ही हैरान कर दिया है। पाकिस्तानी टीम जो कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी, दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 146 रन बनाकर सभी पवेलियन लौट गए और बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 30 रन का आसान हदफ दिया। आखिरी दिन पाकिस्तानी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर अपनी इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन बांग्लादेशी बॉलर्स ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कौमी टीम को 146 रन पर ही आउट कर दिया। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 29 रन की बर्तरी हासिल थी, जो बांग्लादेश ने बगैर कोई विकेट खोए बआसानी हासिल कर ली और मैच 10 विकेटों से जीत लिया है। इस टेस्ट मैच के अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी और उस दिन भी हमने देखा था कि जो नया गेंद था वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। और बांग्लादेशी बॉलर्स ने जल्द ही कौमी टीम के इब्तदाई बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया था। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद जैसे सीनियर खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, ताहम नौजवान बल्लेबाज सायम अयूब और साउथ शकील ने मैदान में खड़े रहते हुए निस्फ सेंचुरियां स्कोर की थी और पाकिस्तान की पोजीशन को कुछ बेहतर किया था। जबकि दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना चुकी थी। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील ने मजीद जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अपने अपने करियर की 3 सेंचुरियां स्कोर की थी। रिजवान ने शानदार 171 रन बनाए और साउथ शकील ने 141 रन की इनिंग्स खेली। इन दोनों की उम्दा कारकर्दगी के बायस पाकिस्तान ने 448 रन बनाए और अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर बिल्कुल ऐसी। और तीसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज मजबूती से किया। शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक ने शानदार बैटिंग की और अपनी 50s उन्होंने मुकम्मल की। शादमान इस्लाम 93 रन और मोमिनुल हक 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने खेल के अख्ताम तक 316 रन बना लिए और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। चौथे दिन की बात करें तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी। मुशफिकुर रहीम की शानदार 191 रन की इनिंग्स ने बांग्लादेश को मजबूत पोजीशन में ला खड़ा किया। बांग्लादेश ने 565 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जो पाकिस्तान के खिलाफ
उनका सबसे बड़ा स्कोर भी है। पाकिस्तान के बॉलर्स उस दिन कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके और बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 117 रन की बर्तरी हासिल कर ली। फिर बारी आई पाकिस्तानी टीम की, जिन्होंने दूसरी इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी बल्लेबाज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने जम ना सके। कप्तान शान मसूद के आउट होते ही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक के बाद एक गिरती चली गई। सवालात हम देख रहे हैं, इस हवाले से बहुत से हैं जो इस वक्त हमारे सामने भी आ रहे हैं और यकीनी तौर पर अब उनका जवाब लेना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जो सिलसिला है ये एशिया कप से शुरू हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी टीम नहीं बची है जिसको हम हमेशा ये कहते आए हैं कि ये स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं हैं, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, जिनमें यूएसए भी शामिल है, जिम्बाब्वे शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, तो कोई ऐसी टीम नहीं है जिससे हम हारे नहीं हैं। बिल्कुल। और इस वक्त स्पोर्ट्स तजज़ियाकार ताबिश मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश मीर साहब, ये शिकस्त पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी नाकामी है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम के मंसूबे में कोई बुनियादी खामी थी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अलमा साहब का, हमारा आज के इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया। देखिए, पाकिस्तान टीम की नाकामी तकरीबन अच्छे से यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी ताबिश, हम आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ हम तक ठीक नहीं आ रही है। मैं टीम से चाहूंगा कि देखें जो कनेक्शन है उसको ठीक किया जाए। बांग्लादेश की बैटिंग लाइन ने किस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, एक बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग लाइन मौजूद है वो दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट अटैक हमारे पास मौजूद है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो फिर आपको स्पिनर्स को भी एडअप करना होगा, और हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं कि हमने किसी भी स्पिनर को इस मैच में शामिल करना गवारा ही नहीं किया। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि रूटीन से वो बार बार इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं परफॉर्म किए बगैर, और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि टीम से बाहर बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इन सो कॉल्ड स्टार्स की वजह से वो पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी आती है, हमारे प्राइम फास्ट बॉलर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जब से वो इंजरी से वापस आए हैं उनकी लाइन और लेंथ, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब होती चली जा रही है, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें रेस्ट भी नहीं देना चाह रहा, किसी और बॉलर को भी हम आजमाना नहीं चाह रहे हैं। शाहीन की भी परफॉर्मेंस बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग हो चुकी है, तो जब शाहीन की परफॉर्मेंस खराब होती है तो फिर पूरी टीम पर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अगर शाहीन शुरू में विकेट्स नहीं लेते हैं तो फिर पूरी पाकिस्तानी टीम हमें अंडर प्रेशर नजर आती है। और इसी तरह जब हम बैटिंग लाइन की तरफ बढ़ते हैं और बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसका प्रेशर भी हम देखते हैं कि वो पूरी टीम पर पड़ता है, और इवन बाबर की अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत सवालिया निशान शुरू हो गए हैं। वर्ल्ड क्लास वो बैटर हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टार क्रिकेटर्स मौजूद हैं, लेजेंड्स मौजूद हैं जो कि बाबर आजम की तारीफें करते नहीं थकते हैं, लेकिन बाबर अब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है? ताबिश मीर से एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे। ताबिश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, शान मसूद ने जब 448 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर करने का इशारा किया था तो हमने देखा सोशल मीडिया पर उस फैसले की बहुत तारीफ हुई कि बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है। शान मसूद ये चाहते हैं कि ये जो टेस्ट मैच हो ये फैसला कुन होना चाहिए, ड्रॉ की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने कोशिश किया कि हमें 550 या 600 रन नहीं बनाने हैं, लेकिन वो बोल्ड फैसला हमारे लिए कुछ ज्यादा ही बोल्ड साबित हुआ, हम हार ही गए। जी बिल्कुल अनवार, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, देखें शान मसूद फैसले नहीं ले रहे हैं। जिस तरह हमारी मुल्क में सियासत के अंदर फैसले कोई और कर रहे होते हैं, आगे कोई और लोग होते हैं, तो इसी तरह हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का भी अलमिया है कि कप्तान कोई और है और वो फेस सेविंग के लिए कप्तान बनाया गया। कौन है कप्तान, फिर बताएं जरा, हमें भी लोगों को भी पता चले। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आबे का आवा बिगड़ा हुआ है वो एक शख्स की वजह से बिगड़ा हुआ है। उसकी तैनाती भी आईनी तौर पर नहीं हुई है। उससे मुताल्लिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा जो है एडवोकेट मुदस्सिर आरई की जानिब से दरख्वास्त जमा कर दी गई है, और मुदस्सिर आरई साहब से मेरी खुद भी बात हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ सैयद मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, उनकी तैनाती भी गैर आईनी है, क्योंकि केयर टेकर वजीर आजम की ये सवाबदीद नहीं थी कि वो एक चेयरमैन पीसीबी को जो है बाहैसियत चेयरमैन इलेक्ट करता, लेकिन उन्होंने उन्हें जो है सेलेक्ट किया और उन्हें लेकर आए। इसके बाद से आप देखें आबे का आवा बिगड़ गया। ये वो पाकिस्तान टीम थी जो 92 में चैंपियन थी, 2009 में चैंपियन थी, 2017 में चैंपियन थी, लेकिन जब मोहसिन रजा नकवी साहब आए उनके गलत फैसले, ज़का अशरफ साहब जो चीजें करके गए वो उन्होंने निडरपंथी का एक मुजाहरा किया, उन्होंने दिलेराना फैसले किए, ऐसे फैसले किए जिसको अंडू नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी फेक फैन फॉलोइंग बनाने के लिए बाबर आजम को वापस से कप्तान लगाया।
टीम का माहौल खराब किया। पाकिस्तान टीम का माहौल इतना खराब कर दिया कि टीम में तकसीम होना शुरू हो गई, जिसके आपको हालिया चंद बातें मैंने पिछले हफ्ते वाले प्रोग्राम में भी आपको बताई थी। अलमास को मालूम भी कि मैंने कहा था टीम तकसीम हो गई। इसके लिए तो शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं टीम में तकसीम नहीं है। दूसरा ये कि ये तमाम जो नाराजगियां थी ये तो सामने आ रही थी, और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है वो खत्म हो गया। फिर आपने जो कोचिंग पैनल है वो आप जिस तरीके से ला रहे हैं उस पर सवालात उठ रहे हैं। वकार यूनिस की वापस से तैनाती, मतलब टेस्टेड हॉर्सेस को वापस से आप टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप ऐसे लोगों को अपने साथ अपने टीम का मुशीर बना रहे हैं। पहले वहाब रियाज को बनाया, फिर मोहम्मद यूसुफ भी में साथ थे, फिर अब्दुल रज़ाक भी आ जाते हैं। मतलब एक लंबी टीम बना लेते हैं लेकिन उसकी कोई कारकर्दगी नहीं होती है। सैयद मोहसिन नकवी आयरलैंड के दौरे पे चले जाते हैं, टीम के साथ वहां केक कटाते हैं, तो भी पाकिस्तान टीम के लिए नताइज नहीं आते हैं। पहला मैच हम आयरलैंड से हार जाते हैं, बांग्लादेश से तो हम अब होम कंडीशंस में हार गए, ये भी दिन हमें देखना पड़ा। इससे पहले वर्ल्ड कप T20 के अंदर हम जिस तरीके से USA से हारे, फिर हमने जिस तरीके से एक लो टोटल था हिंदुस्तान के खिलाफ, आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सभी से हारते चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारी पोजीशन जो है वो जो क्रिकेट लवर्स हैं वो यकीनन मायूसी का शिकार हैं। बांग्लादेश की अभी हालिया टेस्ट मैच की बात करें तो बैटिंग लाइन ने किस तरह से पाकिस्तानी बाउलर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, देखें आप देखें बांग्लादेशी जो खिलाड़ी थे उन्होंने अप टू दी मार्क खेला। उन्होंने जिस कंडीशंस पे खेला ना, पिंडी में, ये पिंडी की वो पिच है जिसका बाकायदा जो 2 डीमेरिट्स पॉइंट्स थे वो ICC ने दिए थे, क्योंकि यहाँ नताइज नहीं आते थे। ये बैटिंग पैराडाइज पिच थी, लेकिन जिस अंदाज से बंगाली बल्लेबाजों ने पहले बैटिंग करके दिखाया, फिर जिस तरीके से बाकायदा मीडिया को और हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि बाहर से हमने क्रिएटर मंगाया है और ऑस्ट्रेलिया से जो आने वाला क्रिएटर है उसने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जो पिच उसने बनाई है, उसके बाद जो नताइज आएंगे वो इंतहाई ज्यादा हैरान कर देने वाले होंगे। अगर वो इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपसे। यहां पर आप कह रहे हैं कि पिंडी की पिच पर नताइज नहीं आते, हमने तो प्लेट में रख के नतीजा दे दिया कि ये ले आप मैच जीते और आप 10 विकेटों से मैच जीते हैं। पहले इसी विकेट को फटा विकेट कहते थे, जब वो ग्रीन पिच बनी है तब भी हम उस पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। स्पिनर हमने वहां पर नहीं खिलाए हैं। कौन सा टेस्ट मैच है जो आप स्पिनर्स के बगैर जीतना चाह रहे हैं? उनके स्पिनर्स ने पाकिस्तान के 7 प्लेयर्स को आउट किया है। बिल्कुल अनवर, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे लिए नताइज नहीं आते थे। आप देखें जब माजी में इंग्लैंड की टीम आई तो नताइज नहीं आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो नताइज नहीं आई, लेकिन जब बांग्लादेश की टीम आई तब आपने कहा इस बार नताइज भी आएंगे, बॉल बाउंस भी करेगा, फास्ट बॉलर्स के लिए ये बॉलिंग पैराडाइज पिच होगी। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश के बॉलर्स ने बताया जब वो बैटिंग करने आए तो बैटिंग पैराडाइज पे, जब वो बॉलिंग करने आए तो स्पिन बॉलिंग पैराडाइज पे। उनके फास्ट बॉलर भी कारामत साबित हो गए। लेकिन हमारे लिए जो हमारी सारी बातें थी उस वक्त, अजहर महमूद साहब कहते हैं कि हम सही तरीके से पिच को रीड नहीं कर पाए। तो इसका क्या मतलब है? आप कैसे रीड करेंगे? आपके पास काबिल और अहल लोग भी अजहर महमूद जैसे हैं, आपके पास काबिल और अहल लोग भी पहले माजी में वहाब रियाज साहब जैसे थे। इसके मतलब मोहसिन नकवी साहब खुद तो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन जो उनकी टीम है वो भी पाकिस्तान प्रोफेशनल है। तो ताबिश इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर अजहर महमूद ये कह रहे हैं, शान मसूद ये कह रहे हैं कि हम लोग पिच को रीड नहीं कर पाए हैं, तो बांग्लादेश की टीम आकर कैसे हमारे होम ग्राउंड को उन्होंने किस तरह से रीड कर लिया? ये तो और बड़ी नाकामी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी कंडीशन से अंदाजा नहीं है कि वो क्या होंगी, हमने उस पर कैसे परफॉर्म करना है, तो हम लोग बाहर जाकर कैसे खेलेंगे? या फिर सिर्फ UAE के ग्राउंड ही रह गए हैं जहां पर हमने सारे रिकॉर्ड्स पूरी जिंदगी बनाए हैं, वहीं जीत सकते हैं? आप बड़े प्यारे आदमी हैं अनवर खावर साहब, आप बड़े बेहतरीन। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, आप नहीं जान रहे क्या सियासत अंदर हो रही है इस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट में ना बहुत बड़ी सियासत हो रही है। खिलाड़ियों के दरमियान जो रंजिश है ना, इसमें ये पिचेस वाले ये मैटर्स नहीं है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपके बता चुका था कि ये जो मामला ये बहुत आगे जा चुका है। इसलिए आगे जा चुका है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये जो सियासत हो रही है ये पिच और मैच जीतने से नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत के लिए हो रही है। सैयद मोहसिन नकवी की जो चालें थी ना, आपको मैं अंदर की बात बताता जाऊं। मैं ये जो उन्होंने किया है कि NOC वाला मैटर को जो इन्होंने छेड़ा है, और इन्होंने ये NOC वाले मैटर को छेड़कर जो ये चैंपियंस लीग का बाकायदा जो ऐलान किया है, इससे खिलाड़ियों में कोई खुशी पैदा नहीं हुई है। खिलाड़ी चाहते हैं कि वो बाकायदा बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली लीग्स का हिस्सा बने, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से डंडे की जोर पर इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसके नतायज हैं कि आज आप बांग्लादेश के खिलाफ आ रहे हैं,
आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे बहुत खतरनाक दिन देखने पड़ेंगे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकस्त के फौरन बाद बांग्लादेश को विश किया और इसके बाद नीचे ये भी मेंशन किया हम अगला मैच जीत जाएंगे। क्या ये बातें फिक्स थे? क्या ये मैचेस फिक्स थे? क्या इन्हें शेड्यूल के तहत उन्होंने सारे मैचेस फिक्स किए? पहला मैच हम बंगालियों को देंगे जीतने के लिए, दूसरा मैच हम जीतेंगे। क्या मजाक कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? उन्होंने दुनिया को और पाकिस्तानी कौम को, ये वो नेशन है पाकिस्तान का जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स के पीछे जो है उतावला हुआ हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है अब पाकिस्तान के अंदर जो खेल से पाकिस्तानियों को लगाव हो, जिस चीज से पाकिस्तानियों को लगाव, उसे ना जाने क्यों मुनज़्ज़म अंदाज के साथ खत्म करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करने के लिए। आप मुझे बताएं ना, सैयद मोहसिन रजा नकवी में ऐसी क्या गीदर सिंकी है कि उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बना दें, उन्हें इतने सारे सियासी ओहदे दे दें और दीगर चीजें दे दें, उनसे नवाज दिया जाए। आप में और हम में क्या काबिलियत नहीं है? दीगर और पाकिस्तानी जो लोग हैं 22 करोड़ आबादी में जो टैलेंटेड लोग हैं, क्या उनमें काबिलियत नहीं है? मोहसिन नकवी साहब में ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर? बिल्कुल, ये तो वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर एक्शन भी ले। और हमने देखा था कुछ ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मुखातिब करके ये कहा तो जरूर था कि हम तमाम चीज़ों पर तो काम कर रहे हैं, हम इमारतों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको अगर बेहतर नहीं करेंगे मोहसिन नकवी साहब तो फायदा ऐसे स्टेडियम्स बनाने का। वो तो ढके छुपे अल्फाज में कह गए, लेकिन असर तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा हमने देखा मोहसिन नकवी ने कहा कि जी मैं सर्जरी करूंगा, वो सर्जरी भी नहीं हुई। अब उनकी सर्जरी कौन करेगा? लेकिन ये है कि हम चेयरमैन पीसीबी पे भी अब ताबिश और अनवार सारा मतलब मुद्दा तो नहीं डाल सकते हैं। टीम स्पिरिट भी कोई चीज होती है, कैप्टन की भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है। इस पे क्या कहेंगे आप? अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की नाकामी के पीछे मजीद इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी को हम एक साइड पे रखते हैं, क्या वजूहात दीगर क्या नजर आती हैं आपको? नहीं, अलवास साहब का बड़ा खूबसूरत सवाल है कि चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह उन पर तमाम मलबा नहीं डाल सकते। मैं भी ये कह रहा हूँ चले नहीं डालते हैं, एक बात ये भी हम जो तैयार कर लें कि उन पर मलबा नहीं डालना है, लेकिन वो उन्होंने जो इक़दामात किए वो इतने अच्छे हैं नहीं। उन्होंने माजी में जब हम हिंदुस्तान से 120 रन का जो हदफ था जो चेस नहीं कर पाए थे, उस वक्त उन्होंने एक लफ्ज कहा सर्जरी के नाम पर आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से एक शख्स ने मजाक किया, एक शख्स ने झूठ बोला और 2 नंबर सर्जरी की। वो थे सैयद मोहसिन रजा नकवी, जिन्होंने जाली सर्जरी करके पाकिस्तान कौम को गुमराह किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो फैसले होंगे उसके बाद आप देखना ऐसे फैसले किए जाएंगे कि इसके ऐसे नताए जाएंगे कि अब पूरी कौम जो है क्रिकेट से वापस से जुड़ जाएगी। वापस से आपने इस तरीके से नताए दिलाए कंडी के अंदर के पूरी पाकिस्तान क्रिकेट कौम जो है वो मायूस हो गई और पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर होने लगी। आपने कहा कि मैं अब ऐसे फैसले करूंगा कि इससे पाकिस्तान के डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाएगा। डोमेस्टिक के हवाले से ही बात कर लेते हैं ना, तो डोमेस्टिक का परफॉर्मर किधर है? मैं बात कर रहा हूँ साजिद खान की, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2021 के अंदर 8 विकेटें ली थी। कामरान गुलाम किधर है? मैं बात कर रहा हूँ उमर अमीन की, वो किधर है? मैं बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक के अंदर पिछली मरतबा शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था, वो किधर है? जाहिद महमूद, उस्मान कादिर किधर है? बिल्कुल ऐसे ये बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम देख रहे हैं कि वो टीम में नहीं आ पा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि तमाम ऐसे प्लेयर्स जो टीम में मौजूद हैं वो टीम से हटने के लिए तैयार नहीं है या उन्हें हटाने के लिए मेंटली कोई रेडी नहीं है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो चुका है और आखिरी रोज़ कौमी वुमेन्स फाइटर्स ने शानदार खेल पेश करके 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। लाहौर में मुनक्किद होने वाले इस इवेंट में पाकिस्तान की खवातीन फाइटर्स ने अपनी शानदार कारकर्दगी से दुनिया को हैरान कर दिया है। कौमी फाइटर बानो भट्ट ने सीनियर वेट की 47.6 किलोग्राम कैटेगरी में कजाकिस्तान की फाइटर गुलनाज को आउटक्लास करते हुए फाइनल में शानदार फतह हासिल की। बानो भट्ट ने अपनी मुखालिफ को सख्त मुकाबला दिया और फतह हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी इवेंट में ईमान खान ने भी सीनियर वुमेन फ्लाई वेट 56.7 किलोग्राम कैटेगरी में कजाकिस्तान की हरीफ को नॉकआउट कर दिया। ईमान खान ने अपनी शानदार महारत का मुजाहिरा करते हुए पहले ही राउंड में फतह हासिल कर ली। इवेंट के फाइनल राउंड में कौमी क्रिकेटर अजहर अली बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में MMA इवेंट का इनेकाद खुश आइंद है और ये पाकिस्तान की खेलों की तरक्की के लिए एक बड़ा इक़दाम है। ईमान खान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी फतह के बाद कहा है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मजीद कामयाबियां वो अपने नाम करेंगी, लेकिन जहाँ खुश हैं वहीं कुछ मायूसियाँ भी हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 2 फाइटर्स को
फाइनल राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जीशान अकबर को किर्गिस्तान के फाइटर ने हराया, जबकि अब्दुल मनान को ताजिकिस्तान के याकूब खान ने शिकस्त दी। ताहम दोनों पाकिस्तानी फाइटर्स ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ईमान खान। ईमान, इस कामयाबी के साथ हम आपको अपने शो में हमने मदऊ किया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि मुबारकबाद हमारी पूरी टीम से आपको, और आपने पहले ही राउंड में काज़किस्तान की फाइटर को नॉकआउट कर दिया था। क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस फतह के लिए आपने किस किस्म की तैयारी की थी? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। to everybody, like to all of Pakistan, ये पूरी पाकिस्तान की जीत है, सिर्फ मेरी जीत नहीं है, पाकिस्तानों की जीत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आकर इस फैशन में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। दूसरी बात, ये मैंने अपने ओपोनेंट को नॉकआउट नहीं किया था, जो MMA में चंद टर्म्स होती हैं, जैसे डिसीजन, नॉकआउट। मैंने सबमिशन से जीत लिया था, मतलब मैंने अपने ओपोनेंट को लॉक में डाल दिया था और उसने टैप किया था, तो ठीक हो गया। जी, एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैंने मतलब पिछले पूरे साल 2 साल में ज़्यादातर कुश्ती करती रहती हूँ। तो हम एज MMA फाइटर्स हम सिर्फ कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग नहीं करते, हम पूरा साल ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो जो हम पूरे साल की ट्रेनिंग करते हैं वो that's what matters the most in the fight। हम सिर्फ 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हम पूरी साल ट्रेनिंग करते रहते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो हम देखते हैं जो जितने भी फाइटर्स हैं वो पूरा साल मेहनत करते रहते हैं, डिफरेंट इवेंट्स में भी हिस्सा लेते रहते हैं, और जिस तरह से भी आपने भी गोल्ड मेडल जीता है, यकीनी तौर पर इसके पीछे 2-3 महीने की मेहनत नहीं है। तो किस एज से आपने MMA फील्ड ज्वाइन कर ली थी? कब से आप फाइट कर रही हैं, कब से सीख रही हैं? तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 8-9 साल से MMA कर रही हूँ, मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ। MMA में 2021 से कर रही हूँ, और उस साल से मैंने कंपीटिंग भी कॉम्पिटिशन्स भी शुरू की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से आज तक मेरी आई थिंक 13 से 15 कॉम्पिटिशन्स हुई हैं इन MMA, jiu-jitsu, kickboxing, all of it together, local, national, international competitions भी जीती हैं मैंने। 2-time नेशनल फ्लाईवेट चैम्पियन भी हूँ मैं, BJJ की गोल्ड मेडलिस्ट, लोकली नेशनली भी हूँ मैं, किक बॉक्सिंग में भी अनडिफीटेड हूँ पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं ऑन इंटरनेशनल स्टेज। अच्छा ईमान, ये भी बताएगा, आपने अपनी जीत के बाद कहा था कि आप फ्यूचर में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मजीद कामयाबियां समेटेंगी। आपने अहदाफ क्या मुकर्रर किए हैं, आपने टारगेट क्या सेट किया इसमें? ऑब्वियसली मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, और मैं फिर से कहूँगी कि हर पाकिस्तानी मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी के लिए UFC सबसे बड़ा गोल होता है, बिकॉज आज तक कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी UFC में नहीं शामिल हुआ, एंड आई थिंक टू बी द फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी MMA UFC फाइटर वुड बी, इट्स द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माइन। अगर मैं फर्स्ट फीमेल UFC फाइटर नहीं बन सकती हूँ, तो ऑब्वियसली द UFC इज स्टिल द टॉप लेवल गोल टू रीच। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी टू कंटिन्यू गोइंग टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, एशियन लेवल कॉम्पिटिशन्स, यूरोपियन लेवल कॉम्पिटिशन्स, जहाँ भी मैं स्पॉन्सरशिप लेकर जा सकती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह। चलिए हम दुआ करते हैं कि जो आपका मकसद है आप उसमें ज़रूर कामयाब हो। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, और ख़ास तौर पर लड़कियों के हवाले से कहा जाता है कि वो सिन्फ़े नाजुक हैं, लेकिन आपको देखकर हम देख रहे हैं कि वो एग्जाम्पल भी वो गलत है, वो बात भी गलत है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी मिक्स मार्शल आर्ट्स कर रही हैं, दूसरे से खेल हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो गर्ल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो ज़रा डरती हैं या झिझकती हैं, रिलक्टेंट हैं, नहीं इस फील्ड को भी ज्वाइन कर रही लेकिन ख्वाहिश रखती हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक मिक्स मार्शल आर्ट्स और MMA फाइटिंग, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, हर कोई नहीं कर सकता। फाइटर बनना एक बहुत मतलब कहना बहुत आसान काम है, एक्चुअली करना एक और मतलब इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़रूर जाकर फाइटर बने। हर किसी को मतलब मेरे फेस पर अभी भी ब्रूजेस पड़ी हुई हैं फ्रॉम द फाइट, नाक भी खुल जाता है, मेरे उंगलियां भी बेंड हो जाती हैं। तो इट्स अ टफ प्रोफेशन। मगर फॉर द वुमेन मैं कहना चाहती हूँ कि आप जिम जाएं, आप अपना दिमाग और जिस्म मजबूत रखें। जिम जाने से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा है, मैं
you know I can say what I want to. मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है मुझे, तो you know I have a very good support system. ठीक है। और पाकिस्तान में भी मिक्स मार्शल आर्ट्स का फ़रोग अभी हम देख रहे हैं इब्तदाई मराहिल में ही है, बेशक हम वो लड़कों की बात कर लें या लड़कियों की बात कर लें। तो आपके ख्याल में ख़वातीन फाइटर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से कोई मुआवनत है, हुकूमत की तरफ से कोई मुआवनत है? अनफॉर्चुनेटली अब हम सबको पता है कि क्रिकेट के अलावा बहुत कम सपोर्ट मिलती है इस स्पोर्ट के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें सिर्फ सपोर्ट मिलती है जब हम गोल्ड मेडल्स लाते हैं, मगर हमें गोल्ड मेडल्स लाने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो आई होप कि यू नो इसके बाद हुकूमत के साइड से यू नो थोड़ा सा अटेंशन मिले दूसरे स्पोर्ट्स को, जैवलिन थ्रो, हॉकी, मिक्स मार्शल आर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लाइक एक्टिवली कर रहे हैं वॉलीबॉल में, रोइंग में, यू नो। सो आई होप कि हुकूमत थोड़ा सा अटेंशन दें बाकी स्पोर्ट्स पे। ऑब्वियसली MMA इज क्लोज टू माय हार्ट कि वो भी करें, बट यू नो हम सारा इतना मेहनत करते रहते हैं, पूरा साल करते रहते हैं, हमें बस लोकली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस करें, इंटरनेशनली भी जितना स्पॉन्सरशिप और अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट मिल सके। हम फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, अपना न्यूट्रिशन पर फोकस करते रहते हैं, ट्रेनिंग गियर चाहिए होता है, ट्रेनिंग सेशंस के पैसे भी, ट्रैवल के पैसे, वीज़ा के पैसे, इतने यू नो एक्सपेंसेस हैं, इतना टाइम, एफर्ट और एक्सपेंसेस लगते हैं। तो यू नो अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट गोज अ लॉन्ग वे। अच्छा ईमान, ये भी बताइएगा इस मैच के दौरान अपने खेल में कौन सी खास हिकमत अमली अपनाई थी आपने जिसकी बदौलत आपने इतनी शानदार कामयाबी अपने नाम की है? सॉरी, फिर से आपकी आवाज़ कट गई। स्ट्रेटजी क्या थी आपकी जिस वक्त ये खेल खेल रही थी आप? आपके माइंड में उस वक्त क्या था? आपने कौन सा टारगेट सेट किया था कि नहीं मुझको इसे अचीव करना है? Okay, so actually funny है थोड़ा सा, but इतना फनी नहीं है, मगर मेरे कोच हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। यू नो फाइट से पहले या ट्रेनिंग से पहले वो थोड़े से चंद फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। हिज फेवरेट इज नोबडी केयर्स, वर्क हार्डर। तो वो सोच रहे थे कि मैं क्या कहूँ इस दफ़ा ईमान को, यू नो वो इस कंपटीशन में भी हारी है, पहले एक ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है इसी कंपटीशन में। तो वो सोच रहे थे कि मैं क्या कहूँ ईमान को कि वो मोटिवेट हो जाए कि वो जो गोल्ड मेडल जीत ले। तो मेरे दादा एयरफोर्स में होते थे, उनकी फौतगी हुई थी 2 साल पहले, और वो मेरे सबसे लाइक स्पोर्ट्स में आने में वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। वो मेरे मैचेस तक आते थे, मैं स्विमिंग भी करती थी तो वो वहाँ आते थे, एंड I was closest to him in my life. तो उन्होंने कहा था कि आप ये फाइट अपने दादा के लिए डेडिकेट करें। सो इसलिए मैं बाद में रो भी रही थी क्योंकि यू नो आई वाज मिसिंग हिम। तो वो चल रहा था मेरे दिमाग में कि लाइक आई विश माय दादा वाज हियर टू सी मी फाइट। वो सबसे बड़ा वो माइंड में था मेरा। ठीक है, चलें, बेस्ट विशेस है आपके फ्यूचर एंडियोवर्स के लिए। बहुत शुक्रिया MMA फाइटर ईमान खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर जो कि हमारे मुआशरे में बढ़ता हुआ हरासानी के वाक़यात हैं, उसके बचाव के तरीक़ों के बारे में आज हम मॉर्निंग शो में जानेंगे। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सहर खान ने हाल ही में एक इक़दाम उठाया है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। सहर खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए एक टीज़र ख़रीदा है। उन्होंने अपने मद्दाहों ख़ुसूसन ख़वातीन को ज़ोर दिया है कि अपनी हिफाजत को संजीदगी से लें और ऐसे आलात अपने साथ रखें जो उनकी हिफाजत में मुआवन साबित हों। सहर खान का कहना है कि इन दिनों हरासानी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और हमें अपनी हिफाजत के मामले में मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया है कि टीज़र मुनासिब कीमत पर ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं और वो तमाम लड़कियों को मशवरा देती हैं कि वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसा आला रखें। आपको बताते चलें कि टीज़र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जो तेज़ करंट के शौक से मुजरिमों को करीब आने से रोकता है। ये अमूमन ख़वातीन अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करती हैं और हम देखते आए हैं कि मगरबी ममालिक में पुलिस भी इसे मुजरिमों को काबू करने के लिए इस्तेमाल करती है।
पाकिस्तान में हरासानी के खिलाफ कानून तो मौजूद हैं, लेकिन आगाही का फुकदान हमें इसकी अहमियत का एहसास दिलाता है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को तैयार रखें। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस और सेल्फ डिफेंस की माहिर आयशा मुजम्मिल, जो हमें इस बारे में मज़ीद बताएंगी कि हम कैसे अपनी हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम कर सकते हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए आज के दौर में फिटनेस और सेल्फ डिफेंस की जो तरबियत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? फिटनेस और सेल्फ डिफेंस की तरबियत लड़कियों के लिए साइड बाय साइड ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे जब ऑड सिचुएशंस आती हैं, ऑकवर्ड सिचुएशंस को आप देखते हैं, तो ख़वातीन की हेल्थ उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती जी, क्योंकि ख़वातीन मील स्किप करने की आदी होती हैं, हैबिचुअल होती है। उनके लिए उनकी जो फिटनेस है वो सबसे लास्ट लेवल पर आती है, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती। तो मैं तो लड़कियों को कहूँगी कि आप अपनी फिटनेस पे ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आती है तो आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही होती आपको जो आप करना चाहती हैं। बिल्कुल ऐसी। तो जिस तरह से हरासानी के वाक़यात दिन ब दिन माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, ख़वातीन को फिटनेस के साथ सेल्फ डिफेंस की एक्चुअली अवेयरनेस के अलावा ट्रेनिंग्स की बहुत ज़रूरत है। और वो ट्रेनिंग्स कोई बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स नहीं होती, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अगर आप वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी ले लें तो आप सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का मतलब है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट आप सिर्फ मार पीट कर नहीं कर सकते, डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। इधर आप अपने सेल फोन के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने पास ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो आपको हेल्प करें और सपोर्ट करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। मतलब टीजर के अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो हमें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। खुदा न खास्ता इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो लड़कियां सबसे पहले पैनिक हो जाती हैं, आपकी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो खिला जाते हैं, समझ में नहीं आता करना क्या है, सांस फूल जाता है, आपका हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है। ये मतलब और सडन अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो इस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर लड़कियों की तो चीख भी नहीं निकलती है ना, आवाज़ बंद हो जाती है, और उसका रीज़न उनकी फिटनेस के हालात होते हैं। और बाकी हम क्या रख सकते हैं, हमें अपने साथ एक पेंडेंट आता है, उसको अगर आप ओपन करते हैं तो 3 मील तक एक अलार्म सुनाई देता है, आप वो रख सकते हैं। वो आप एज अ ज्वेलरी यूज़ कर लें। आप पॉकेट नाइफ रख सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आप रखें ना, मैं रेकमेंड करती हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या वर्किंग इन्वायरमेंट में जो ख़वातीन होती हैं हमेशा अपने बॉटम्स में रखें। आप देखिए, लड़कों के पास पॉकेट्स होती हैं, ख़वातीन के जो एशियाई ड्रेस है वो इतना अच्छा टूल है आपके लिए, आप उसमें इतने इक्विपमेंट्स रख सकते हैं किसी को पता भी ना चले। लेकिन आप बॉटम्स में जेब लगवाने की हैबिचुअल नहीं है, या उसके पाइंचे की फोल्ड में कुछ रखने की हैबिचुअल नहीं है। आपके पास पॉकेट नाइफ होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए, वो आपके कपड़ों में होनी चाहिए या आपकी बॉडी के साथ टाइड होनी चाहिए। आपके पास पेपरमेंट स्प्रे या पेपर स्प्रे होना चाहिए, लेकिन वो भी आपकी पॉकेट में होना चाहिए। ऐसे आपके पास पेन परफ्यूम होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली देखिए एक हाइजीन टूल है, ये भी एक हाइजीन टूल है, लेकिन ये एक्चुअली हाइजीन टूल नहीं, एक्चुअली आपके तो आप इनको यूज कर सकते हैं और इस तरह की चीजें आपको हेल्प और सपोर्ट करती हैं। अच्छा, लॉज हैं हमें, मतलब हम इस तरह की चीजें अगर उसको कैरी कर सकते हैं, जैसे टीजर के हवाले से पूछ रहे हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, ऐसा ना हो कि हम गाड़ी में अपनी जा रहे हैं और हमें अगले नाके पे किसी ने रोका हो। देखिए जी, सेल्फ डिफेंस के लिए कत्ल भी माफ है, तो गवर्नमेंट लॉ इस बात को सपोर्ट करती है कि अगर आप अपनी इज्जत के बचाव के लिए किसी को कत्ल भी कर देते हैं तो आप पे वो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो सेल्फ डिफेंस की जब हम बात कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं जो ख़वातीन हैं, सेल्फ डिफेंस की तमाम जो प्रैक्टिस है, तरबियत के लिए कौन से ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर वो जाके ज्वाइन कर सकती हैं? फिटनेस के लिए तो हमें आइडिया है कि जिम्स मौजूद हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फिर कहाँ पर होते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे, जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने इतने सालों में आइडेंटिफाई किया, ख़वातीन ट्रेनर्स बहुत कम हैं। और ऑब्वियसली 9 साल की उम्र के बाद जिस तरह के हालात हैं, पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं कि बच्चियों को हम किसी मेल ट्रेनर के पास ना भेजें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो जैसे हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देते हैं और बहुत सारी जो हम चेन बनाने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, एक तो ख़वातीन की मोबिलिटी के इशू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के इशू, टाइम मैनेजमेंट के इशू, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो ख़वातीन को ये चीज़ सीखने नहीं देते। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुल्क की एक बड़ी तादाद इसको सीखे, तो पहले तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स में ये सब्जेक्ट लाजमी करार देना चाहिए कि जी सेल्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी हम बच्चों को पढ़ाएं। हमने सेल्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी को सिर्फ कराटे के साथ मशरूत किया है, ठीक है? कराटे, ताइक्वांडो, क्यूकिशन, मिक्स मार्शल आर्ट्स, ये 3-4 साल की गेम है, इसका एक सर्टिफाइड सिलेबस है, ये आपको वाकई इस काबिल बना देते हैं कि आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस नंबर की बात करें जिनको ये सहूलत हासिल नहीं है, तो फिर वो कैसे करेंगे?
तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसको एक शॉर्ट टर्म सिलेबस बनाएं, सेल्फ स्ट्रैटेजी पढ़ाएं और उस स्ट्रैटेजी में गैजेट्स का यूज, इक्विपमेंट्स का यूज, वेपन्स का यूज और प्लस फिजिकल ट्रेनिंग्स दिलाएं, ताकि शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने में, और वो भी 2 क्लासेस अगर वीक में हो, तो एक बच्ची इस काबिल हो कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके प्रॉपर्ली। ठीक है। अच्छा, आपके पास ट्रेनिंग के लिए जो ज़्यादातर लड़कियां आती हैं, ख़वातीन आती हैं, क्या बताती हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात होती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है, आपको सपोर्ट नहीं होती है। इवन हमारे घरों में आपको ड्राइविंग नहीं करने दी जाती। एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, आप ड्राइव ना करें। आपको भाई, हस्बैंड इंतज़ार करना पड़ता है, भाई वो उनके पास टाइम होगा तो हम कुछ कर सकेंगे। इसके लिए ख़वातीन क्या कहती हैं सपोर्ट? देखिए, चूंकि मैंने इतने सालों में यही गैप बेसिकली आइडेंटिफाई किया था कि ख़वातीन को इजाज़त के अलावा मोबिलिटी का बहुत इशू है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देखें। यूट्यूब पे इतना कंटेंट आता है, अगर आपने सीखना है ना तो आप सिर्फ अपने रास्ते की वाहिद रुकावट है। तो मेल फिगर जो होता है फैमिली का, वो हमेशा कोशिश करता है आपको प्रोटेक्ट करे, आपको ऐसे एक्सपोजर ना हो जिससे आपको बाद में मसाइल देखने पड़े। तो अगर वो आपको प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसके अलावा जो बेसिक इशू है वो फैमिली सपोर्ट का ना होना है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो फैमिली के जो मेल फिगर्स है ना, अब बेसिकली उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आपकी बच्चियां घर से बाहर जा रही हैं, फीमेल फिगर बाहर जा रहे हैं, तो उसको एक्सपोजर्स होंगे और डिफरेंट होंगे, कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे, आप हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए उनको ये सपोर्ट करें कि जो भी है हम आपके साथ हैं, प्लस उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, यूट्यूब पे कॉन्टेंट है और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अगर आप जाकर नहीं कर सकते ऑनलाइन कर लें, अगर जाके कर सकते हैं अपने बच्चों को वहाँ ले जाएं, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम ज़रूर होने दें, क्योंकि बाद में इसके जो खुमियाजा है वो आपने ही भुगतना। अगर आपकी फैमिली की फीमेल के साथ कोई भी हादसा होता है तो सोसाइटी प्रेशर इतना होता है कि उस लड़की को तो उन्हें जिंदा रहने नहीं देना होता, लेकिन साथ साथ उस फैमिली की लड़की भी मारी जाती है क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है। जिस तरह से आप ये कह रही हैं कि जो मर्द हजरात है उनकी भी काउंसलिंग करनी है यकीनी तौर पर, दूसरी तरफ हमें अवेयरनेस खवातीन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है कि उन्हें भी अवेयर कराया जाएगा। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि सेल्फ डिफेंस भी कोई चीज़ है, वो खुद से भी अपना दिफा कर सकती हैं या उन्हें करना चाहिए। उसके लिए आप क्या समझती हैं हमें क्या करना चाहिए? सर, उसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा और पॉजिटिव रोल है। अगर हम डिफरेंट नेटवर्किंग इवेंट्स पे या डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे इस तरह की ट्रेनिंग्स को आम करें और इस बारे में अवेयरनेस दें, क्योंकि देखिए हमने सिर्फ मारपीट को क्यों समझा हुआ है कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ मारपीट है। आप ये क्यों नहीं देखते कि इलाज, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। हम सेफ्टी पैरामीटर्स क्यों नहीं देखते, हम सेफ्टी प्रिकॉशंस क्यों नहीं देखते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिचुएशन में डाइव इन कर रही होती हैं। अगर हम उस बारे में बात करें तो खवातीन की एक बड़ा जो नंबर है वो इन प्रॉब्लम से बच सकता है, क्योंकि आप देखें चूंकि उन्हें सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उन्हें उतना एक्सपोजर होता ही नहीं है कि बाहर निकल के आपने बाउंड्रीज कैसे बनानी है। तो जब आप बाहर जाती हैं तो आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्री बनानी नहीं आती, जिसकी वजह से आप अपनी साइड को अनसेफ कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा उसका प्रिविलेज ले सकता है। आप घर से बाहर निकले, आपके पास फोन जरूर है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है। आपके पास फोन जरूर है, उसमें इंटरनेट नहीं है। आपके पास फोन जरूर है पर वो चार्ज नहीं है। आप अपनी व्हीकल पर जा रही हैं, आपको गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता, आपको ये नहीं पता गाड़ी में फ्यूल है नहीं है, गाड़ी में पानी है, तेल। देखिए ये सब सेल्फ डिफेंसिव ये नहीं है कि आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ जाना, फिर सब काम सीखने पड़ेंगे। सीखें जी, फिर थोड़ा सा सीखें, थोड़े प्रिकॉशंस देखें कि आपको क्या चीजें ऐसी जो बचा रही हैं। आप जितने भी पुराने वाकयात देख लें जो पिछले 2-3 सालों में हुए, उसमें बहुत सारे रीजंस ये भी थे। प्रोफेशनल बाउंड्री का ना होना, अगर अब्यूज हो रहा है फैमिली में तो फैमिली को ना बताना या फैमिली का सपोर्ट नहीं करना। और अगर आपकी बच्ची किसी ऐसी प्रॉब्लम में है या फैमिली फिगर में कोई ऐसा है जो प्रॉब्लम फेस करे, तो उसको 2 तरह से सपोर्ट चाहिए होता है। एक तो आपका मॉरल सपोर्ट और दूसरा ये सपोर्ट कि अपने आप को डिफेंड करो उस सिचुएशन में, बाद में हम देख लेंगे। बिल्कुल ऐसी। और हमारी फैमिलीज में चूंकि ये सपोर्ट नहीं होता हमारे सोशल सिस्टम में, जिसकी वजह से बच्चियां बहुत सारा कुछ फेस कर रही हैं। उनको बर्डन ना समझा जाए। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की है कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, अगर हम बच्चों को इस तरफ ले आएं, बच्चियों को ले आएं तो वो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इवन लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, लड़कियों को ज्यादा जरूरत है ऑब्वियसली। तो लड़कों में है को मेरे ख्याल से अनवार यहाँ पर माओं का, फैमिलीज का, बड़ों का बड़ा एक रोल आ जाता है। लड़कियों को चले ठीक है बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी भी ट्रेनिंग घर से माएँ जो हैं, आपके बड़े जो हैं, आपकी ग्रूमिंग इस तरह से करें कि अगर बाहर कोई खातून जा रही है, उसने कैसी भी चाहे ड्रेसिंग की होती है, चाहे उसने जीन्स पहनी हुई है, उसने चाहे शलवार कमीज पहना हुआ है, लेकिन उसको आप उस नज़रों से ना देखें। मतलब आप बाहर निकलते हैं, आपका चलना दुश्वार हो जाता है, आपका मतलब सोसाइटी में मूव करना आप नहीं निकल सकते हो, आप अकेले नहीं मूव कर सकते हो। ऐसे इस पे क्या कमेंट करेंगे आप?
देखिए बेसिकली मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं कि इतने सालों में जिस तरह से मेरे पास, चूँकि मैं एक सेल्फ एंड स्ट्रेटजिस्ट, मेरे पास हर रोज़ केसेस आते हैं, मैं हर रोज़ केस स्टडी कर रही होती हूँ, हर रोज़ करवा रही होती हूँ। तो लड़कों को जो अवेयरनेस की ज़रूरत है ना, एक तो हमने उन्हें ये बताया हुआ है कि उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। मर्द नहीं रोता, मर्द को हर चीज़ का इख्तियार है। ये जो एक टैबू है ना, इसको मदर्स का काम है थोड़ा सा कैमोफ्लेज करना, कि अच्छा मर्द वो होता है, अच्छा बेटा, भाई, अच्छा इंसान वो होता है जिसकी वजह से कोई और औरत नहीं रोती, जो किसी और औरत को हर्ट नहीं करता। तो ऑटोमेटिकली जब आप बच्चे के ज़हन में छोटी एज से या ये कॉन्सेप्ट डालेंगे तो वो हर औरत को एहतराम की नज़र से देखेगा। और अगर बेटा कोई प्रॉब्लम में है तो आपने उसका प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, आपको हेल्पिंग होना चाहिए। अगर ये चीजें आप कॉन्सेप्ट, ये बेसिक चीजें जो सिखानी तो चाहिए यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट आयशा मुजम्मिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल में हलचल मचाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत होने वाले PTI अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। इस इजलास में अरकान असम्बली से करारनामे पर दस्तखत लिए गए हैं, जिसका मकसद बानी PTI, वज़ीर आला और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद का इजहार करना था। लेकिन रुकन क़ौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने इस करारनामे पर दस्तखत नहीं किए और गुड गवर्नेंस कमेटी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जबकि दूसरी जानिब मुस्ताफ़ी सूबाई वज़ीर शकील खान ने बानी PTI से मुलाकात का वक्त न मिलने पर मालाकंड में जलसे का ऐलान कर दिया है, जहां वो हुकूमत की करप्शन के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का वादा कर रहे हैं। इसके अलावा बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने हाल ही में पेशावर का दौरा किया है, जहां उन्होंने पार्टी क़यादत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकातों में अलीमा खान ने बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया है। इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने इख्तलाफात को दूर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही साबिक सदर आरिफ अलवी करेंगे। अब देखना यह है कि आरिफ अलवी की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी इख्तलाफात को दूर करने में कितनी कामयाब होती है और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रख पाएगी। आने वाले दिनों में क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ हम देखेंगे। क्या PTI के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। इसी तमाम इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले यही हम जानना चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हालिया इजलास में अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत लेने का मकसद क्या था, अगर इसको आप वाज़े करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि जी इख्तलाफात हैं, देखिए इस तरह ये बहुत बड़ी पार्टी है। अगर एक दो बंदे नाराज हो जाएं तो उनको राजी करने के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद है पार्टी के अंदर, और वो जाहिर है उनके इख्तलाफात जो है वो ऐसे नहीं है कि कोई जाती नौयत के हैं, और तो वो ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकते। और दूसरी बात यह है कि ना तो कोई ग्रुप बंदी है पार्टी के अंदर, ना ही ग्रुप बंदी से कोई नुकसान हो सकता है पार्टी को, इसलिए कि पार्टी जो है वो सारी आवाम जो है, पार्टी के लोग, वर्कर्स, वो सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। तो इमरान खान आइंदा जिसको भी टिकट देगा वो वही जीत सकता है, बाकी जो है ना किसी की जाती कोई हैसियत नहीं है। ये ज़हन में रख लिया जाइए, कोई दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है तहरीक इंसाफ कि कोई ग्रुप बना के कोई प्रेशर डाल देगा हुकूमत के ऊपर या पार्टी के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है जो इख्तलाफात होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अगर आप देखें तो महमूद खान के दौर में भी इस तरह एक ग्रुप बनने की कोशिश हुई थी और काफी उस पर बातें हुई मीडिया के अंदर, लेकिन आपने देखा कि कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल है अली अमीन गंडापुर को, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे वो इकरारनामा ले या ना ले, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बस इसलिए आरिफ अलवी साहब या किसी और को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि वो देख ले कि क्या इश्यूज क्या है, कोई जाती नौयत के हैं या पार्टी नौयत के हैं या गवर्नमेंट के हवाले से कुछ है या फंड के हवाले से कुछ है, हलकों के हवाले से कुछ है। तो ये छोटी मोटी नाराजगियां होती है, वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला।
अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेशक ग्रुप बंदियां हैं नहीं हैं, लेकिन प्रेशराइज तो नहीं किया जा सकता बानी पीटीआई को, इसमें कोई भय भी नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं, ग्रुप बंदियां तो है, हर कोई अपना बयानिया, हर किसी का, हर कोई अपने मुफाद की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सियासत कर रहा है, और ये हलफनामे लेने की, बेसिकली इन पे दस्तखत कराने की रीजंस क्या है? अगर ये ग्रुप बंदियां नहीं है तो फिर क्या आएंगे? देखिए, ग्रुप बंदियां नहीं है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये है कि अगर आपको हलकों के हवाले से, फंडिंग के हवाले से इस तरह की कोई इश्यूज आ सकते हैं। मैं जाती तौर पे मैं सबसे सीनियर हूँ पार्टी में यहाँ पे जी। और जब ये हुकूमत बनी है तो हमें हुकूमत में नहीं लिया गया, और लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि हम अपनी सीटें हार गए, हमें हरवाया गया या हार गए, जो भी आप कहें। तो उसके बाद हमें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह देखें, एक आधा इशू है, उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? अब पहले भी 20 वज़रा निकाले गए थे, आपको याद होगा, 20 अरकान असेंबली को निकाला था इमरान खान ने जी। उससे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। ये अब वैसे ही मतलब ये कि सिर्फ मीडिया के ऊपर है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त ना अली अमीन गंडापुर पे कोई प्रेशर है, ना पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर है। ये मीडिया के हद तक है, नाराजगियां हैं लोगों की, वो इंशाल्लाह ताला। मैं चूंकि बाहर था, मुझसे बाहर था, मैं कल आया हूँ तक क्या है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कि देखें, ये इख्तिलाफात पहले भी रहे हैं, और अगर अभी कोई हुए हैं तो हम इसको हल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है शौकत साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं इख्तिलाफात यकीनी तौर पर तमाम पार्टीज में हो जाते हैं, अब उसी इन्हीं इख्तिलाफात को दूर करने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसकी जो हेड होंगे वो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब होंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, स्पेसिफिकली क्लियर कीजिएगा। जो शेर अली अरबाब हैं, उन्होंने गुड गवर्नेंस कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए हैं, वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब शकील खान हैं जो ये कह रहे हैं कि मालागढ़ में जलसा करेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तिलाफात की कहानी है वो लोगों को बताएंगे। इन दोनों चीज़ों को ज़रा स्पेसिफिकली क्लियर कीजिएगा। देखिए, ये दोनों बड़े मोहतरम है हमारे लिए। अरबाब शेर अली साहब MNA है, और शकील खान जो है वो हमारे तीसरी मर्तबा मिनिस्टर बने हैं। तो ये दोनों मामले बड़े मोहतरम है, लेकिन जाहिर है इख्तिलाफात। देखें, अरबाब शेर अली साहब ने जो इशू उठाया है, गालिबन वो जो मेंबरान हैं गुड गवर्नेंस के हवाले से, उनमें से एक मेंबर के ऊपर उनका एतराज है। अब वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन जाहिर है वो एतराज भी उनका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन भी हो सकता है, और वो इतना वो नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ ये चूंकि मीडिया में जब बात आती है तो बहुत बड़ा चढ़ाकर आती है। चले हम इसको मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि कोई इख्तिलाफात नहीं है, अभी ऐसी कोई खुदा न खासा फूट नहीं पड़ी है तहरीक-ए-इंसाफ में। ये अलीमा खान साहिबा जो है वो आइंदा आने वाले जो दिन है इसमें क्या बागडोर संभाल रही है पार्टी की, जितने भी अमूर हैं, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने बुशरा बीबी के व्हाट्सएप, उन्होंने रऊफ हसन साहब के साथ उनका तबादला हुआ, फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और उसमें भी उन्होंने पार्टी क़यादत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। बागडोर संभालने जा रही हैं बहुत जल्द। देखिए, पार्टी का अपना एक हिरार्की है, और पार्टी इस तरह से सियासत है। अलीमा खान साहिबा खान साहब की बहन है, हमारे लिए मोहतरम है जी, हमारी माँ जैसी है। लेकिन बात यह है कि पार्टी एक अलग वो है, उसकी अपनी अलग हिरार्की है, और चूंकि उनका भाई है इमरान खान, और आपको पता है बहन भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, तो वो जरूर उनको ये होगा, परेशानी होगी कि खान साहब जेल में है। वो ये समझती होंगी कि शायद पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो है वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रही जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। लेकिन जाहिर है पार्टी की अपनी हिकमत अमली होती है, खान साहब से बाकायदा मुशावरत जारी है। वो समझती हैं, तो उन्होंने अभी ये कहा था, उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा था, उन्होंने कहा था कि ये लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए। देखें, चूंकि लीडरशिप का मुसलसल राब्ता है खान साहब के साथ, और वहीं से इंस्ट्रक्शन आती है। तो अगर खान साहब जिस दिन भी चाहेंगे कि मुल्क के अंदर तहरीक चले और जलसे हों, तो आप यकीन करें कि कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए कि जलसे होते हैं वर्करों के ऊपर और तहरीक चलती है कारकुनों के ऊपर, तो वो तो रेडी हैं। अब ये जो ऊपर हमें जो यहाँ लीडरशिप नजर आ रही है
उमर अयूब साहब या गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर, ये सारे लोग, हमें ये नजर आ रहा है कि शायद ये लोग स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं, तहरीक नहीं चला रहा है, या ये बार बार जलसे मुलतवी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जाहिर है, मैंने आपसे पहले कहा कि उनका राब्ता है खान साहब के साथ, और उन्हीं की मुशावरत से, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो चल रहे हैं। और जिस दिन ये पता चल गया हमें और वर्करों को कि वो खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे नहीं चल रहे और अपने फैसले खुद कर रहे हैं, तो शायद फिर मैं कह सकता हूं कि जी पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इस वक्त जो है ना, जो भी वो है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अलीमा खान साहिबा आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इससे और भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फैसले वही होंगे जो इमरान खान के होंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो 22 अगस्त का फिर वो जलसा था, जब वो मुलतवी हुआ, तो क्या वो बुनियादी वजह बना है अलीमा खान की नाराजगी का, जिसमें अब वो ये कहती है, हमें दिखाई दे रही हैं कि पार्टी उनको एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से मदिया ने भी आपको कहा कि जो सीनियर क़यादत है वो शायद नहीं चाहती है कि बानी पीटीआई बाहर आए, तो क्या मेन रीज़न ये रही है वो जो जलसा मुलतवी किया गया है और वो डायरेक्ट खान साहब के ऑर्डर थे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज कर लिया कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है हमारे, जो बाहर नजर आ रही है, इनका कोई फैसला ऐसा कोई ये फैसला कर भी नहीं सकते हैं। फैसले सारे इमरान खान के, और वो उन्होंने कंफर्म भी कर लिया, सहाफियों के साथ बातचीत भी की उन्होंने कि ये मैंने खुद कराया है। लेकिन जो 8 सितंबर का जलसा है वो किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। तो अब ये है कि इसके बाद वर्कर जो है, देखिए, एक पार्टी की हिकमत अमली होती है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली है कि वो अपने वर्करों को अभी तक चार्ज रखे हुए हैं, और पार्टी जो है वो बड़ी मोबिलाइज हो चुकी है। अब दूसरी पार्टियों को आप देखें जो हुकूमत के अंदर है, उनका नाम और निशान नहीं है। एक बंदा जेल में है, लीडर जेल में है, लेकिन उसकी पार्टी मुतारिक है। तो ये आप देख सकते हैं कि उनकी क्या हिकमत अमली है। दूसरी बात यह कि जो इस्लामाबाद का जलसा था, उसमें आपको भी पता है कि जो जिस तरह की खबरें आ रही थी, उसमें यही शुबा था कि ऐसा ना हो एक दूसरा 9 मई का हो जाए और उसमें जो बेगुनाह वर्कर हैं उनके साथ ज्यादती हो जाए। तो ये तो मेरे ख्याल से खान साहब ने बेहतरीन फैसला किया है, अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है, और जेल में रहकर भी उन्होंने, यानी कि 8 सितंबर को आप, ये तो कंफर्म है कि 8 सितंबर को आप जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया, कुछ काफ़ी कंडीशंस हमने देखा कि उसमें लगी हुई हैं कि धरने की जगह पर, जलसे की जगह पर वहां पर लोग बैठेंगे नहीं, और जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी उन्हें मुंतशिर कर देना। 4 से 7 जलसा, मतलब बहुत सी ऐसी शराइत थी। उन शराइत पर आपको लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए जलसा करना उन शराइत पर मुमकिन है? लोगों को डिस्पर्स करना जलसे के बाद आसान काम नहीं होता, या जलसे की कॉस्ट जो है वो बाकी रह जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त मिनी मार्शल्ला है, सिविलियन मार्शल्ला लग चुका है मुल्क के अंदर। और जो हमारे दौर में आपको याद होगा कि बिलावल ने ट्रेन मार्च का आगाज किया था, और PMLN ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था लाहौर से, मौलाना साहब ने धरने का ऐलान किया था। हमने किसी को नहीं रोका था, ना कोई शराइत दी थी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर अगर जमहूरियत है और पॉलिटिकल आज़ादी है, तो फिर तो हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपना एक पुरअमन तरीके से अपना जलसा करे, जुलूस निकाले, ये उसका आईनी हक है। शौकत यूसुफ साहब, ये छोटे मोटे जलसे तो खैर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, इनको नहीं रोका जाता है। अभी ये तो खैर ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी इधर थी, फिर वो जो दीगर जमातें जो है उनके भी केसेस चल रहे थे। खैर ये बताइएगा, आजम सवाती साहब की जो एंट्री है इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, उसमें किस तरह से, इस पर क्या कमेंट करेंगे? और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब को अब ये टारगेट जो है, ये टास्क जो है, ये दिया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब को तकलीफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे अपने लोग हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सारे दोस्तों को बिठाएं और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये पहले भी इख्तिलाफात हुए हैं और इख्तिलाफात दूर हो सकते हैं, कोई ज़ाती नोयत के नहीं है। मैंने आपसे कहा हल्कों के हवाले से हो सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम ये आरिफ अली साहब के आने से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला तय हो जाए। और अलीमा खान साहब आइए, हम उनको वेलकम करते हैं। इससे हमारी पार्टी और भी मजीद चार्ज हो जाएगी। वर्कर उनसे मोहब्बत करते हैं, खान साहब से प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ और भी मजबूत कुव्वत बनकर सामने आ रही है। ये जितना दबा रहे हैं गवर्नमेंट,
जितना दबा रहे हैं इतना पार्टी जो है वो उठ रही है। अब ये जो आपकी बात है कि लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, उन पे बहुत बड़ा प्रेशर भी है, वर्करों का बहुत बड़ा प्रेशर है, मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर है कि जलसा करना, जुलूस निकालना, फिर उनको पुरअमन रखना, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी तरह ऑर्गेनाइज करना पार्टी को, ये जो छोटे मोटे इख्तिलाफात है इनको खत्म करना, ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे। और दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि जनरल टैट फैज हमीद को जो फौजी तहवील में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन अब कुछ मुख्तलिफ हो चुकी है। पहले हमने बानी PTI की स्टेटमेंट देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की यह स्टेटमेंट रही है कि अगर फौज ने तहवील में लिया है तो उनका आपसी मामला है, उसमें बैठकर उन्हें खुद हल करना चाहिए। जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल अगर हो रहा है तो वो यकीनी तौर पर होना चाहिए। देखा बयानात बदले, बानी PTI की तरफ से भी कहा गया कि ये अब उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाने की तरफ ये पहला रास्ता है जो है वो अब चुना गया है। देखिए मेरे ख्याल से फौज एक इदारा है, हमें इदारे से हमें कोई इनकार नहीं है और हमारा इदारा है, फौज पाकिस्तान का इदारा है। अगर जनरल फैज हमीद या किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, उसमें हमें उस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि उसको जवाज बनाकर खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, ये मेरे ख्याल से ये चीज ठीक नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात की सब ने मजम्मत की है जी, और हम बार बार हमारा जो मुतालबा रहा है कि 9 मई के वाकयात के किरदारों का तयन होना चाहिए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि उनको सजा मिले। और अगर कानून और जो आइन का इंसाफ जो है वो उसके तकाजे पूरे हों, लेकिन अगर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे और लोगों को सजाएं होंगी, जिस तरह के अब एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। अच्छा, हम इसी पे हम कह रहे हैं कि फौज के साथ है, फौज हमारी फौज है, अच्छी बात अगर कुछ हुआ है और तो मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका यही है कि सारे जो वीडियोस गायब हो गए हैं, जो रिकॉर्डिंग गायब हो गई है, वो सारे सामने लाई जाए। इसलिए तो ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं खान साहब कि दूध का दूध पानी का पानी, उसमें देखें वो सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे। यास्मीन राशिदा साहिबा क्या कह रही थी, वो यही कह रही थी कि उस तरफ ना जाए, तो वो वीडियो कहाँ चली गई? मतलब आप कह रही है कि जो वीडियो जो है मीडिया पर दिखाई जा रही है शौकत यूसुफजई साहब, वो एडिट करके दिखाई जा रही हैं, अपने मतलब की वीडियोस निकाली जा रही हैं, उनको चलाया जा रहा है? नहीं देखें, वीडियोस में तो ये कह रहा हूँ कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो अफसोसनाक है, हमें तो उस पर अफसोस भी है ना। लेकिन ये कार्रवाई की किसने है, ठीक है, किसने लोगों को मुश्तैद किया, किसने ये कौन लोग थे जो अंदर चले गए, जो तोड़ फोड़ की, ये कौन लोग थे? इनका तयन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल तायन होना चाहिए। सफाई देंगे तो मेरे ख्याल से ये इस मुल्क के अंदर आइन कानून अभी तो नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर ये इस पे अमल होना चाहिए, नजर आना चाहिए, बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए। 9 मई को मैं वाहिद बंदा था जो रेडियो पाकिस्तान के सामने खड़े होकर लोगों को रोकता रहा। मेरे अपने कपड़े फटे, कितना मेरे पे तशद्दुद हुआ कि जी आप कौन है आप लोगों को रोक रहे हैं, ये लोग कौन थे, न्यूज़ कहाँ चली गई? ये सारी चीजें जो है ना ये सामने आनी चाहिए कि हम तो वो लोग थे जो रोक रहे थे लोगों को। जो पार्टी की लीडरशिप तो यही थी ना, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तो हम ही थे, हम लोगों को रोक रहे थे। खान साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरा जिक्र किया कि जी मेरा मिनिस्टर था, वो रोक रहा था लोगों को, उसके कपड़े फाड़ दिए लोगों ने, तो आखिर ये लोग थे कौन? तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से हमें इन सारी चीजों को देखना होगा। पाकिस्तान बड़ा एटमी मुल्क है और जिस अंदाज से इसको चलाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। हमारी मईशत तबाह हो रही है। आज बदकिस्मती से देखे कि बांग्लादेश की टीम से भी हम हार गए जी। हमें क्या मतलब ये क्या मनूस हर शोबे में ही हम देख रहे हैं कि वो हमारा जो सवाल है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल पे थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, ये उनकी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब से, और ये जो एक दफा फिर से एक नया गठजोड़ बनने जा रहा है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अब तो कह दिया है कि मौलाना फजल रहमान PTI के मसीहा हैं। वो आप के लिए मसीहा हैं या दूसरी तरफ वो जरदारी साहब से मुलाकातें कर रहे हैं? क्या होने क्या जा रहा है अब?
देखिए मुलाकातें वो करेंगे, लेकिन उनको पता है कि जरदारी के साथ जाना या शरीफ फैमिली के साथ जाना उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा। जो कुछ उन्होंने पीटीएम बनाकर किया उसका ये हशर हुआ कि वो अपनी सीट भी नहीं जीत सके यहाँ से। तो मेरे ख्याल से वो समझदार सियासतदान है, वो इतनी बड़ी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। पीटीआई के साथ सब इसका मतलब हम क्या समझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF का इत्तेहाद हो जाएगा? नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। देखें, वो अगर पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ बात भी ना करें ना तो तब भी उनको फायदा है। और अगर वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ जबान भी खोलेंगे तो उनके अपना वोट बैंक कटेगा। ये उनको उनकी पार्टी ने समझा दिया है कि जो यंग हैं, जो अपने JUI के अपने लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं जो यंगस्टर है 18 साल के हो गए हैं, वोट डालने के काबिल हो गए, उनकी तरफ से भी उनको प्रेशर था कि आप इमरान खान के खिलाफ बात ना करें वरना हमारे अपने बच्चे भी आपको वोट नहीं दे। तो मेरे ख्याल से ये उनकी हिकमत अमली हो सकती है कि वो तहरीक इंसाफ को टारगेट ना करें। और ये हिकमत अमली उनकी ये हो सकती है कि वो एक पॉलिटिकल सर्कल में अपने आप को एंड करना चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो जरदारी के साथ या शरीफ फैमिली के साथ कोई और गठजोड़ करे, इत्तेहाद करे, क्योंकि उनको जो पहले से ज्यादा नुकसान हुआ है वो दोबारा वो उस नुकसान को नहीं दोहराएंगे। मेरा अपनी जाती ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारा अगला सेगमेंट, आज हम एक अजीम सूफी वली और इल्म का मंबा हजरत सैयदना अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और ख़िदमात पर गुफ्तगू करेंगे। आपकी शख्सियत और आपकी ख़िदमात ने इस्लाम की तबलीग व तरवीज में अहम किरदार अदा किया और आपकी सीरत और किरदार आज भी हमारे लिए एक रोशनी का मीनार है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का इस्म गिरामी अली, कुनियत अबुल हसन और वालिद का नाम उस्मान बिन अली है। आप हसनी सैयद हैं और आपका नस्ब 8 वास्तों से सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा तक पहुंचता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी और रूहानी खिदमात के जो पहलू हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आपकी ज़ात जो है वो मीनार नूर है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका वजूद लोगों के लिए नफ़ा का बाइस हो। और बिलाशुबा दाता हुजूर की ज़ात, आपकी सीरत और आपका किरदार जो है ये हमारे लिए हिदायत की और इस्लाह का बहुत बड़ा ज़रिया है। और आपकी अगर इल्मी खिदमात के हवाले से देखा जाए तो आपकी मारूफ किताब है कश्फुल महजूब जी, ये वो किताब है कि जिसके हवाले से महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने बयान फरमाया, जिसका कोई मुर्शद ना हो, जिसकी कोई रहनुमाई करने वाला ना हो, वो इस किताब का मुताला करे तो उसे किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तसव्वुफ़ की सबसे पहली किताब है और इसके अंदर इल्मी और रूहानी एतबार से तमाम की तमाम तालीमात को यकजा कर दिया गया। जो शख्स कश्फुल महजूब के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाता है, इसकी बरकत से अल्लाह पाक उसे हर किस्म की नेमतों से माला माल फरमा देता है। उसे किसी इस्लाह की और किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने जो हमारे लिए खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं, उनमें से एक ये वाली किताब जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा है। और अगर हम इस किताब के साथ और इस किताब की तालीमात को अपनाने की कोशिश करेंगे तो बिलाशुबा हम अपने आप को, अपने दिलों के इत्मीनान और सुकून का ज़रिया जो है वो भी बना सकते हैं और हम अपने मुआशरे को इत्मीनान और सुकून का ज़रिया भी बना सकते हैं। ज़री सी बात है, आपकी तालीमात के अंदर बकाए बाहमी अमन, मोहब्बत और रवादारी है। और ये वाली किताब वो किताब है जो हमें इन तमाम चीज़ों के साथ आशनाई दिलाती है और हमें इसके अंदर ऐसे ऐसे उसलूब जो हैं वो अता करती है कि जिसके ऊपर अमल कर लेने से हम अपने मुआशरे को अमन और सलामती का गहवारा बना सकते हैं। मुफ्ती साहब, बड़े सगीर पाको हिंद ने किस तरह से अपने इस्लाम की तबलीग की और उस वक्त अगर उस ज़माने के आप हमें थोड़ा सा उनकी तालीमात पर रोशनी डालें। ख़ासतौर पर एक वाक़या है जैसे राय राजू के साथ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके वाक़या और उस बारे में भी बताइएगा। देखिए जी, जिस वक़्त सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उस वक़्त यहाँ पर लाहौर के अंदर हिंदू तहजीब जो है था इसका बोलबाला था, ये उरूज पर थे। हिंदू तहजीब, बरहमन और जादूगर वगैरह ये सारे के सारे इनका उरूज था और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये लोगों पर जुल्म सितम कर रहे थे।
अपनी मनमानियाँ, अपनी शोबदाबाजियों के ज़रिए लोगों के अकायद जो हैं उनको ख़राब कर रहे थे। तो दाता हुजूर जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उनके तशरीफ़ लाने का मकसद ये है ताकि लोगों के अकायद की इस्लाह हो सके और उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जो है वो मजबूत हो सके। दूसरे नंबर पर यह है ताकि यहाँ के रहने वाले लोग जो इस जुल्म और जहालत की चक्की में पिस रहे हैं वो इससे निकलें और अपने आप को हिदायत और रोशनी की तरफ लेकर जाएं। और हिदायत और रोशनी से मुराद है दीन इस्लाम। तो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो आपके तशरीफ़ मकसद ये है ताकि लोगों को दीन इस्लाम की नूर से, दीन इस्लाम की दौलत से माला माल किया जा सके। ये राय राजू जो हैं ये बहुत बड़े जादूगर भी थे और ये नाइब हाकिम पंजाब भी थे। ठीक है। और इनका बहुत बड़ा असर रसूख था। ये जादूगर थे और इनकी शोबदाबाजियों की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके जंगल में फंसे हुए थे। और यहाँ तक वो दूध के हवाले से जो बात की जाती है वो ये था, उनके बारे में लोगों का ये नज़रिया था और इसने ये नज़रिया उनके दिलों के अंदर पैवस्त कर दिया था। अगर आप हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे फिर आपको माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा से। अब देखिए ये बहुत बड़ी जहालत है और इस जहालत का इलाज जो है वो दाता हुजूर ने अपनी हिकमत के साथ, कुरान मजीद की उसलूब के साथ ये जो है वो उसका दूर फरमाया, लोगों की हिदायत की, लोगों की इस्लाह की। बिलाखिर वो राय राजू जो है वो एक दफ़ा आपके पास आया और आकर कहने लगा, जब देखा ना कि सारे के सारे लोग जो हैं वो इनके पास जा रहे हैं, वो आकर कहने लगा कि जनाब आपने हमारा दूध तो बंद कर दिया है लेकिन अब आपको मेरे सामने जो है वो शोबदाबाजियां जो है वो दिखानी पड़ेंगी। उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया और कहने लगा कि इस तरह हवा में उड़कर दिखाओ। तो दाता हुजूर ने फरमाया ये कोई काम है करने वाला? आपने फरमाया ये वाला काम तो मेरी पापोश, मेरे जूते जो हैं वो भी कर सकते हैं। दाता हुजूर के जूते जो हैं वो भी हवा में उड़ना शुरू हुए, उस शख्स के सर पर पड़े। बिलाखिर वो अल्लाह पाक की तरफ से उसे हिदायत नसीब हुई, वो आपके कदमों में गिरा। उसने कहा जी मुझे भी दीन कलमा पढ़ाएं और दीन इस्लाम में दाखिल फरमाएं। अब देखें वो असल में ना जो दाता हुजूर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और तबलीग का ये उसूल भी है कि तबलीग आप बड़ों से करें। जो बड़े लोग जो हैं जब वो तबलीग से मुतासिर होकर दीन इस्लाम में दाखिल होंगी तो उनकी देखा देखी जो उनकी रियाया है, जो उनके मतहत वो भी अपने आप दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। राय राजू ने जब दीन इस्लाम कबूल किया तो इसके इस्लाम कबूल करने से पंजाब के रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। तो दर हकीकत और उसके बाद इनका नाम जो है वो शेख हिंदी हजरत दाता हुजूर ने बजाते खुद रखा है और रिवायात के अंदर इस बात को बयान किया जाता है कि नमाज जनाजा भी शेख हिंदी ने अदा करवाई थी। तो शेख हिंदी जो थे जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी इस्लाह, इनकी दुरुस्त की दाता हुजूर ने फरमाई है और इनको दीन की तमाम तालीमात से इनको आशना करवाया है ताकि ये भी लोगों की हिदायत और रहनुमाई का जरिया बन सके। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से लाहौर में भी एक नई मस्जिद की तामीर के वक्त उसकी जो महराब की सिमत का मसला था वो भी हल किया था, वो क्या वाक़या था? जी ऐसे ही है। अच्छा, अल्लाह वालों का ये काम होता है कि अल्लाह वाले जहाँ पर भी जाते हैं अल्लाह वालों की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि वो मखलूक खुदा का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत बनाते हैं। अब अल्लाह का ताल्लुक जो है वो मस्जिद के अलावा कोई और सोर्स नहीं है कि जिसके जरिए मजबूत बनाया जा सकता हो। तो दाता हुजूर जब यहाँ पर तशरीफ लाए तो उन्होंने वहाँ पर मस्जिद जो है वो तामीर फरमाई। अब यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि मस्जिद भी उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से तामीर फरमाई है और साथ ही साथ उस मस्जिद की इमामत और खिताबत के फ़राइज़ भी आप बज़ाते खुद अदा फरमाया करते थे।